मैं तो केजरीवाल जी के बारे में भी आई एम टेलिंग यू ना दैट तू इतने कट्टर ईमानदार है, तू प्रूव क्यों नहीं करते अपने आप को? ही शुड गो टू द ईडी, प्रूव हिज ईमानदारी, गिव वन टाइट स्लैप ऑन द बीजेपी's फेस. व्हाई इज ही नॉट डूइंग दैट? ऐसा कोई विजन या ऐसा कोई स्कीम, ऐसे कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए, ऐसे विजनरी लीडर्स कांग्रेस पार्टी में आज बच्चे ही नहीं हैं. इसीलिए तो लोग को समझ भी नहीं आ रहा है ना कि हम क्यों वोट करें. अगर मोदी जी नहीं, ओके, अगर हम आपको चांस दें तो आप देश के लिए करोगे क्या? व्हाट इज द ऑल्टरनेट प्लान? दैट ओनली द पार्टी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन. ममता बनर्जी इज द ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जी, तो आप महिलाओं की रक्षा करें जी. महिला होके जो लीडर जा रहे हैं घर घर, वो मुस्लिम लीडर ममता बनर्जी की पार्टी के हिंदुओं के घर पे जा जा के देख रहे हैं कि किसकी बीवी सुंदर है. तो उस टाइप का आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, मुगलों जैसा. हेलो एवरीवन, नमस्ते. स्वागत है आपका लाइफी टॉक्स में. मैं हूँ राव्या सारडा और आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं द गाइडिंग लाइट एंड बोल्ड एंड ब्यूटिफुल पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल कम्युनिकेशन, मैं कह सकती हूँ एक्सपर्ट, द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट प्रियम मोदी गांधी. Thank you. Nice to see you again, Ravya, and thank you for having me once again on your show. Yes, I really appreciate. It's so good to have you again. Thank you. प्रियम, आज हम बात करेंगे जो इंडिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं, खालिस्तान मूवमेंट होते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ हलचल है, ऑल अबाउट दैट. सो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि खालिस्तान मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, खालिस्तान मूवमेंट कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ? See, historically there were always ऐसे elements हमेशा से बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग बहुत a little bit after independence थे जो migrate होके abroad चले गए. And there is a certain section who always thought कि हमारा भी अलग ये होना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान, मतलब मुसलमानों को पाकिस्तान मिला है, हमें भी एक अलग. very few 0.001%, like very few. और उनको भी कोई सुनता नहीं था, मतलब they were looked at as oddballs कि जो ऐसी मांग करते थे. So it wasn't a real demand actually, not, it wasn't a mass demand. But ये दिमाग में आया कैसे उनके? वही ना, पाकिस्तान, मतलब मुसलमानों को दिया ना पाकिस्तान, तो हम भी अलग है, हमें भी मिलना चाहिए. वहाँ से that is the germ of idle minds बोलते हैं. फिर इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी इलेक्शन हार गई, क्योंकि इमरजेंसी में उन्होंने देश पे इतना टायरनी उन्होंने और संजय गांधी, उनके बेटे जो अनडिक्लेयर्ड रूलर थे देश के, मास स्टेरिलाइजेशंस बोल दो, मनमानी बोल दो, कोर्ट्स पे कंट्रोल, मीडिया पे कंट्रोल, मतलब एसेंशियली भारतीय लाइफ, लाइक इंडियन लाइव्स वर एट देयर डिस्पोजल. मतलब वो आपकी जिंदगी के साथ जैसे चाहे वैसे खेल सकते थे. तो इसके जवाब में देश ने उनको वोट आउट किया. जब वो वोट आउट हुए तब इनसिक्योरिटी आ गई, क्योंकि पीपल हु आर यूज्ड टू पावर, जिनको पावर की आदत पड़ जाती है, वो पावर के बिना रह नहीं पाते. तो फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, साम दाम दंड भेद. एंड एज पार्ट ऑफ दैट संजय गांधी ने अपनी माता जी को कमिट किया कि ये चुनाव तो हम हार गए, लेकिन अगला चुनाव हम जीतेंगे और वो चुनाव जीतने के लिए एक मुद्दा बनाएंगे. As you said in the last podcast. Yes, so the मुद्दा बनाएंगे. So what was that मुद्दा going to be? It was going to be this issue of खालिस्तान. अब तब तो मेन स्ट्रीम मांग थी ही नहीं कि खालिस्तान चाहिए. इनफैक्ट जो सिख अब्रॉड जो माइग्रेट होके यूएस कनाडा में रहते थे, वो भी कहीं पे गुरुद्वारे में जाके अगर स्पीच देते थे कि खालिस्तान चाहिए, तो उनको निकाल बाहर फेंकते थे सिख पॉपुलेशन. सो दैट वाज नॉट अ मांग ऑफ द सिख्स एट ऑल, ऑफ मास सिख्स. और ये तो स्टडी किया हुआ है ऑफिसर्स ने, But so what they needed to do is they needed to find a sant जो उनकी मनमर्जी से चले,
ये डिमांड को मेन स्ट्रीम करे, जी लोगों में डर पैदा करे, और फिर एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाए जिसे स्ले करने के लिए फिर मैडम आएगी, यू नो, और अपनी माँ दुर्गा की वो छवि रीइंफोर्स बना करेगी। करेगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसमें से तो कुछ लोग जिंदा भी है जिन्होंने ये प्लान किया है, मतलब कमलनाथ जी वाज वन ऑफ द 3-4 पीपल हु प्लान दिस, जिन्होंने भिंडरांवाले को हायर किया था, इंटरव्यू किया था। किसी को पूछना चाहिए कमलनाथ जी को कि कैसे किया था और डिटेल्स क्या है, लेकिन जो 2 शॉर्टलिस्टेड संत थे जिन्होंने जिनको उनको लगा था कि इनको हम ट्रेन कर सकते हैं व्हाटएवर, उसमें से दे चोज भिंडरांवाले बिकॉज ही वाज मोर एग्रेसिव। जी फिर भिंडरांवाले को चूज किया। अब भिंडरांवाले के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो खालिस्तान डायरेक्टली नहीं मांग रहे थे, उन्होंने सब मिलिटेंट टेंडेंसीज अपना ली। जी उनको कांग्रेस वालों ने फंड किया, उनको कांग्रेस की इकोसिस्टम ने whatever he needed to become a militant sort of like a element, सब इस पार्टी इकोसिस्टम ने दिया। लेकिन फिर भी वो सामने से ये मांग नहीं रख रहे थे कि मुझे खालिस्तान चाहिए। अब ये प्रॉब्लम हो गया संजय जी और उनकी मम्मी के लिए। फिर उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन इरेक्ट किया, दल खालसा। दल खालसा को भी फंड किया। दल खालसा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने ही फंड की, और दल खालसा का सोल पर्पस ये है कि खालिस्तान की मांग रखो। अच्छा ओके। अब भिंडरांवाले ये बोलते थे, अगर रिपोर्टर्स मीडिया कोई पूछता था उन्हें कि आपको खालिस्तान चाहिए, तो वो बोलते थे अगर बीबी मेरी झोली में खालिस्तान डालेगी तो मैं मना नहीं करूंगा। एंड पैरेलली उन्होंने दल खालसा को इरेक्ट किया जो completely खालिस्तान मांग रहे थे, and then they interconnected these two elements. Okay, the other thing is that ज्ञानी ज़ैल सिंह तब पंजाब में उनकी गवर्नमेंट, he had also lost his government, और जो नई गवर्नमेंट बनी थी आफ्टर इमरजेंसी वो ये अकाली और संघ की जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। ज्ञानी ज़ैल सिंह ने तो बहुत करप्शन एटसेट्रा किया था उनकी सरकार के वक्त, तो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी खोली गई ये अकाली और जनता पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से। तो ही हैड मोर इंटरेस्ट कि ही हैड फर्दर इंटरेस्ट कि संजय गांधी का काम कर ले। सो कमलनाथ, ज्ञानी ज़ैल सिंह, these people were insiders who have created this खालिस्तान monster. और फिर देखते देखते भिंडरांवाले बिकेम लाइक एन अनस्टॉपेबल एंटिटी। मतलब वो बस लेके घूमते थे दिल्ली में या पंजाब में, तो पीपल मेन वुड बी ऑन टॉप ऑफ द बसेस, ऐसे विंडो में से बाहर विथ लाइक मशीन गन्स एंड ऑल रोमिंग अराउंड, क्योंकि उनको ये माहौल क्रिएट करना था फियर का। अगर लोगों में डर पैदा करेंगे तो ही तो फिर वो विश्वास दिलाएंगे ना कि हम वो मॉन्स्टर को मार रहे हैं। जी। तो वो डर पैदा करने के लिए कितना भी उसे इक्विप करना पड़ा वो किया। एंड देन केम द टाइम टू स्ले हिम, जैसे फिनिश द प्रॉब्लम, क्योंकि नैरेटिव ये बनाना था कि हम हिंदू और मॉडरेट सिख जो भिंडरांवाले के ये मिलिटेंट टेंडेंसी से डर गए हैं उन्हें हम बचाएंगे, इसलिए हमें वोट दो। So that is when they mainstreamed the issue of खालिस्तान only to win an election। और हम आज भी देखते हैं, आज भी हम सफर तो कर ही रहे हैं। Of course that it is a huge national security issue। आज जो किसानों का प्रोटेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जो दिल्ली के उधर प्रोटेस्ट चल रहा है जिसके फेस कुछ किसान है, उससे एसेंशियली तो खालिस्तानी एलिमेंट्स ही बैक कर रहे हैं आज भी। आप बाहर देख लीजिए, हमारे जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, कॉन्सल जनरल्स हैं, उनकी लाइफ पे कितनी थ्रेट्स है इन कनाडा एंड अमेरिका एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम खालिस्तानी एलिमेंट्स आज भी। तो ये मतलब ये तो
इनकी परिवार ने क्रिएट किया हुआ है ना इशू. Yes. तो today, does anybody ask Rahul Gandhi, what is your plan to eliminate this Khalistani nuisance? Somebody should ask him, because Yeah. his family has created the problem. Somebody should. Somebody should. You ask him, call him and ask him. I should, right? But ये Yeah. तो भारत जोड़ो यात्रा पे Yeah, निकले हुए yeah, हैं. say something sensible. Tell us how you will eliminate this problem that your family has created. Correct. But ये जो बताइए ये क्या कहते हैं इसको, ये जो प्रोटेस्ट है, ये डेंजरस प्रोटेस्ट जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं ब्रूटली डेंजरस प्रोटेस्ट, इसमें मनी रोटेशन किस तरह होता है? Very interesting. लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, रियाना ने ट्वीट किया था, Yeah. व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, वो फोटो डाल के. Correct. पॉर्न स्टार भी किसी ने तो ट्वीट किया था, मियां खलीफा और समरी. फिर ऐसी चीज़ों में ना हमेशा इट्स द, यू शुड सी हाउ द मनी हैज ट्रैवल्ड टू कम टू नो कि कहाँ से मोटिवेशन आया है. जी. थोड़ा इंक्वायरी के बाद पता चला कि रिहाना was paid some $2 million or something for that tweet. For that tweet. And the money came through an organization जिसके बोर्ड पे ग्रेटा, वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट वो है, और कांग्रेस के एलिमेंट्स भी है जी. इकोसिस्टम में से. एंड इफ यू रिमेंबर, उस वक्त राना अयूब एट्सेट्रा बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे जी. तभी आप देखिए कि जिन प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें मेन स्ट्रीम किया वो वॉइस बाहर लाने के लिए, जो ऑथर्स और पोएट्स के नाम जो मैस्करेड करके ऑपरेट करते हैं, रूपी कौर करके एक बहुत पॉपुलर पोएट है जो यूजुअली सेक्स पे और फेमिनिज्म पे पोएट्री लिखती है. अपने फॉलोअर्स, उन्होंने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स सेक्स और पोएट्री और फेमिनिज्म के नाम पे उन्होंने इकट्ठा किए हैं. लेकिन when the time came, she became an anti-India force by giving opportunity to people like Rana Ayyub to talk about these Khalistan motivated protests on her platform. Correct. This is how ecosystem operates and this is how money travels. ये जो क्या कह सकते हैं कि इस तरह जब प्रोटेस्ट होते हैं, किस तरह गवर्नमेंट इन सेंसिटिव इश्यूज पर मिटिगेट करती है, यू नो, माइक्रो मैनेज करती है? सो देखिए, अब पिछली बार तो यू नो कि हमें वो फार्म लॉज विड्रॉ करने पड़े इंडियन गवर्नमेंट को. अगर आपको याद होगा कि जनरली the understanding in popular discourse at that time was कि किसान हमारे लिए खाना grow करते हैं and how can we use violence on them, right? But on 26 January, on Republic Day, जब आपने वही उन्हीं लोगों को देखा कि रेड फोर्ट पे चल रहे हैं, अपना वो फ्लैग लगा रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस को इंटरप्ट कर रहे हैं, जो ऑथराइज्ड मार्ग और जो ऑथराइज्ड टाइमिंग दिया गया था उनको, उन्होंने वो फॉलो नहीं किया. सो दे वर नॉट पीसफुल प्रोटेस्टर्स. उन्हें पीसफुल प्रोटेस्टर्स बोलना बंद कर देना चाहिए. लेकिन फिर भी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक की सिक्योरिटी को नजर रखते हुए गवर्नमेंट ने वो लॉज विड्रॉ किए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो छोटे किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लॉज है. आज भी आप देखेंगे बहुत स्टेट्स में वो लॉज ऑलरेडी इन प्लेस, जैसे कि महाराष्ट्र. एनसीपी गवर्नमेंट के टाइम, कांग्रेस और एनसीपी के गवर्नमेंट के टाइम ऐसे ही लॉज महाराष्ट्र में कब से चल रहे हैं. The farmers in Maharashtra are benefiting from those laws for many decades now. लेकिन जब उसे नेशनल बनाने का इन्होंने ट्राई किया मोदी गवर्नमेंट ने, तब शरद पवार also opposed it. बट बीच में महाराष्ट्र फार्मर्स जो आप बता रहे हैं, काफी सुसाइडल केसेस भी हो रहे थे. That is there. I mean, see, unfortunately, हम अभी भी इकोनॉमिकली हमारा पर कैपिटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फंड्स का एंड ऑल, इट्स नॉट वेयर
developed nation is, obviously there are lots of people and lots of professions that are still marred by poverty, and it will take some time क्योंकि हमारी population इतनी ज़्यादा है. But we must remember that things like these, जो छोटे किसान, जो सबसे गरीब किसानों के चेन में भी जो सबसे गरीब में गरीब है, जो छोटे लैंड ओनर्स जो बोलते हैं, मैं समझाती हूँ उससे थोड़ा ब्रेक डाउन करके कि स्मॉल फार्मर्स ना वो ये मिडिल मैन से लैंड लेते हैं. करेक्ट. ये वेस्टर्न यूपी, पंजाब एक्सेट्रा में स्पेशली. अब उन्होंने ना दे सेल इट एट देयर लोकल, वो जो मंडी कहते हैं, वहाँ पे एमएसपी पे वो अपना जो भी छोटे लैंड में ग्रो करते हैं वो बेचते हैं. अब वो मंडी में ना कुछ कुछ लोग का अथॉरिटी चलता है, ये मिडिल मैन का, जिसके थ्रू एमएसपी उनको पास होती है. अब बहुत सारे ये छोटे किसान हैं, उनकी खुद की लैंड नहीं होती है, ये लैंड भी वो मिडिल मैन वालों की होती है. तो एज अगेंस्ट द एमएसपी फिर उनका वो रेंटल एक्सेट्रा एडजस्ट होता है. क्या बचता है, क्या आता है छोटे किसान के पास? पीनट्स. लेकिन जो मिडिल मैन जो ये मंडीज चला रहे हैं, एएमसीज, उनके पास द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज है. उनको चाहिए कि एमएसपी सीधा फार्मर्स को ना मिले. उनको चाहिए कि प्राइवेट बिजनेसेस डायरेक्टली छोटे किसानों के पास ना जाए, क्योंकि फिर उनका वो कंट्रोल हट जाता है. राइट. दैट इज द मिडिल मैन का इशू. करेक्ट. The other than that, the funding of these protests, ये जो ट्रैक्टर्स और वगैरह जो गाड़ी है उनको कस्टमाइज कर रहे हैं, where is that money coming from? ये किसानों के पास होता है क्या? छोटे किसानों के पास पैसा जो हैंड टू माउथ रहते हैं? बिल्कुल नहीं. This is for days if they are camping. पिछली बार तो पिज्जा नाइट, मूवी नाइट, मसाज, फुट मसाज सब चल रहा था. कहाँ से आया ये फंडिंग? This is not farmer funded. These are funded by separatists who want to divide the country and who want to disturb the political atmosphere of the nation. But outside forces कौन सी है जो ये इन तरह की या इस तरह की प्रोटेस्ट को हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है? सेपरेटिस्ट फोर्सेस होती है जिनके पास, जो बाहर से यहाँ भारत में एनजीओस के थ्रू एक्सेट्रा वेल्थ फॉरवर्ड करती है. तो है ऐसी काफ़ी सारी. आई थिंक द गवर्नमेंट इज मोर प्रोएक्टिव इन ब्लॉकिंग देम नाउ. लेकिन फिर भी लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन देयर टू आइडेंटिफाई सच ऑर्गेनाइजेशंस. जी. डू यू थिंक प्रियम, कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स बनती जा रही है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सोशल मूवमेंट, जहाँ पर हम किसी सोशल कॉज के लिए खड़े होते हैं, बट अब वो सोशल नहीं रही? हाँ, मतलब इनफैक्ट in the true sense of the idea, protest होनी ही चाहिए डेमोक्रेसी में, पीसफुल प्रोटेस्ट, ताकि लोग अपनी मांगे सरकार के सामने रख पाए. राइट. लेकिन प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट करना पॉलिटिकल रीजन के लिए, ये तो कांग्रेस ने ही हमें सिखाया कैसे करना है. मतलब इंदिरा गांधी जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी 1950 लेट 50s में, तब केरला में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी. तब उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, जिन्होंने हमारी कंट्री को पार्टीशन किया, उनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट किए केरला में, ताकि वो गवर्नमेंट गिरा पाए, डिस्टेबलाइज करे. तो तब से ये प्रोटेस्ट को कैसे ऑर्केस्ट्रेट करना, कैसे फंड करवाना, कैसे गवर्नमेंट्स को गिराना प्रेशराइज करके, ये तो कांग्रेस के खून में ये एक्सपर्टीज है. पर ये ओरिजिनल एम जो होता है वो इफेक्ट नहीं हो जाता इसकी वजह से? ऑफ कोर्स, बिग टाइम. एक तो एक सेक्शन है जो ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेट करने का जो स्किल है उनका ये है. दूसरा ये है कि उनको पता है कि प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेट हो जाते हैं. महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो. अभी महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऑर्गेनिक थे. मराठा समाज इज बैकवर्ड, उनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन. ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट इवेंचुअली जब शुरू हुए तब थे. तो ही उनको इतना मूवमेंट, इतना सपोर्ट मिलता है. लेकिन गवर्नमेंट ने वो मांग पूरी कर दी उनकी. हाँ, स्पेशल ये देखिए रिजर्वेशन. फिर भी उनका जो लीडर है
अब उसकी भाषा बिल्कुल पॉलिटिकल हो गई है, कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे पॉइजन करने की कोशिश की है, ही हैज कंप्लीटली लॉस्ट हिज दिस थिंग, बिकॉज उसके जो मास्टर्स है वो उसे प्रोटेस्ट को खत्म करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं जी. This is what is happening. This is what is happening. It happens everywhere when political people start getting involved in mass movements. Correct. तो यही होता है. एक बात बताइए, how does the opposition view these kind of protest, happening against the current ruling government? Do they support it or not? Of course, उनकी तो फायदे में है ना ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट करे. It's like they cry fake crocodile tears. Like when the farmers, for example, when they were protesting last time, तब मैं शरद पवार का ही एग्जाम्पल लेती हूँ कि उन्होंने तब नहीं सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को. उन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया था कि हाँ ये बिल नहीं आने चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन वो सारे के सारे तो उनकी ही सरकार के वक्त महाराष्ट्र में लागू हो गए थे. तो लुक एट द आयरनी ऑफ these political people के मतलब the same exact laws that they implemented in their states, they are not supporting in the center because the government is different and they want to promote these politically motivated protests. Correct. Government ने क्या game plan, government का क्या game plan होना चाहिए basically right now, combat करने के लिए ऐसे protest? See, of course, जो genuine demand है, जैसे कि again मराठा reservation की थी या किसानों के जो actual issues की डिमांड है, वो एक तो गवर्नमेंट को तुरंत ही उनको पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये this is a true reason why something that people really want, and which they do, and then they have to separate, they have to find the solution for the actual problem के लिए, and then जो फंड कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स आ चुके हैं, हाँ, जो इसे बड़ा ऐसे वायलेंट रूप दे देते हैं प्रोटेस्ट को, इस सारी चीजों को गवर्नमेंट हैज टू फिगर आउट हाउ टू स्टॉप देम इवन इफ दे हैव टू यूज सम फोर्स. जी. एंड दैट the using of force is only justified जब वो लोगों को प्रूव कर पाए कि देखो ये सोर्सेज है फंडिंग के, देखो ये लोग पॉलिटिकली इसे क्योंकि ऐसे ही अग्री नहीं कर सकते सारी डिमांड्स पे, then these people will cry again crocodile tears कि हमारे पे फोर्स यूज किया, हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं. तो गवर्नमेंट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जी. that to protect the people also of that city where the protests are going on, they have to stop elements that are separatist in nature. जी. People also claim that जो राम मंदिर inauguration हुआ था, ये it was just a vote bank propaganda for the upcoming election. Is this true or how do you see it? Ravya, so this is a fight that Sanatanis are engaging in. It's a bhakti 500 movement. साल, मतलब 500 साल से हम इस स्ट्रगल में हैं. हमने इतने साल देखा है हमारे भगवान, हमारे देवता, हमारे राजा राम को टेंट में रहते हुए. फाइनली ये 1880 या तब से लीगली केसेस चल रहे हैं, बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल कॉमन इंडियंस. Finally, legally, they won. After such a long legal fight. It was a long ये एक coincidence बोल दो या poetic justice बोल दो कि ये मोदी जी के टर्म में होना था और इस समय होना था. लेकिन after watching our God staying in that tent on that rubble of rocks, जब उन्हें घर लाने का समय आया, तब ये लोग बोलते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था. उनके जो स्पोक्स पर्सन्स है कांग्रेस के स्पेसिफिकली, उन्होंने कितने महीनों तक टेलीविजन डिबेट्स में बोला कि राजीव गांधी ने ताले खोले जी. तो हम कैसे अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन just around the time of राम मंदिर इनॉग्रेशन, मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब रिलीज की जिसमें लिखा है कि राजीव जी ने ताले नहीं खोले, अरुण नेहरू ने खुलवाए,
राजीव जी के इंफॉर्मेशन के बिना। अच्छा। तो अब तो वो ये भी नहीं क्लेम कर सकते कि उनके डायरेक्ट डायनेस्ट ने ताले खोले, यू नो। सो सी देव नेवर वांटेड टू प्लेकेट हिंदूज, मतलब ये तो बहुत क्लियर उनका स्टैंस है। और अब तो सोनिया जी और उनके बच्चों के यू नो अथॉरिटी में तो बिल्कुल भी नहीं। तो दे विल कीप क्राइंग फाउल, बट वंस द राम मंदिर यू नो जब निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो तब बहुत क्लियर हो गया कि ये एक कम्युनल सेंटिमेंट है ही नहीं, ये एक इमोशनल सेंटिमेंट था देश का जी। यू नो। कोई भी कम्युनिटी को तो आप देख लीजिए, पारसी हो या सिख हो या यू नो हम सब एक साथ जुड़ सब, गए। हाँ, इवन आई नो सो मेनी माइनॉरिटी लाइक मुस्लिम्स आल्सो वर हैप्पी कि अरे आपको जस्टिस मिल गया, यू नो। सो इट इज अ इमोशनल मूवमेंट फॉर आवर कंट्री, क्योंकि दे आल्सो रिकॉग्नाइज कि बहुत ही जो हार्श इनजस्टिसेस हुए हैं मुगलों के वक्त वो करेक्ट होने ही चाहिए। बिकॉज बहुत सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। करेक्ट। वो बोलते हैं ना कि हमारे भारत की का इतिहास ऐसा है कि जहाँ खोदोगे वहाँ मंदिर मिलेगा, यू नो, विच इज व्हाई दे से नो कंकर कंकर में शंकर, कि जहाँ खोदोगे वहाँ मंदिर मिलेगा। तो दैट इज द हिस्ट्री, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट देन with the you know Mughals and the Islamic invasions and all, then we also have a shared history with them as well. जी. Tell me something. What are the, when we talk about Manipur, what are the challenges they are facing right now for smooth functioning of NRC in Manipur? See, again, the entire northeast, you have to see, is marred by illegal immigration. Yes. आप देखेंगे अभी असम में तो सिर्फ 65% हिंदूज बच गए हैं। इतना इलीगल यू नो इनफ्लो, इतने कन्वर्जन्स एटसेट्रा, हिस्टोरिकली फॉर इयर्स दे हैव बीन अलाउड, यू नो। आप कहीं पे भी पॉलिटिकली अगर, ये मैं बोल रही हूँ, दिस इज लाइक forcefully changing demographic of a place, deliberately changing the demographic of a place. Forcefully and deliberately. Yeah. क्योंकि ये उनको बेनिफिट होता है इन द लॉन्ग रन, जो अपीजमेंट के नाम पे वोट मांगते हैं, तुष्टीकरण के नाम पे जो राजनीति करते हैं और वोट मांगते हैं, वो इस टाइप के पॉलिसी से बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगे, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट्स है वो एकजुट होके वोट करते हैं जी। तो अगर आप डेमोग्राफी चेंज करो कोई जगह की, तो धीरे धीरे जो मेजॉरिटी है वो कम होती जाएगी और माइनॉरिटी की संख्या बढ़ती जाएगी, और ये वोट बैंक उनका शॉर्ट वोट बैंक बन जाएगा। इट इज स्लो पॉइजन। दिस इज व्हाई NRC, CAA, all of that has to be implemented. We are the only Hindu nation in the world. Yes. And we have to recognize, respect that and play that part. जी. कांगला रेजोल्यूशन के बारे में बताइए कि what is कांगला रेजोल्यूशन और why it is important for the state of Manipur? So again in Manipur also, देखिए आप कांग्रेस की हिस्ट्री देखेंगे तो हर जगह, whether it is South India where they've played Dravidian politics for so long, and they divide one community and one caste on the basis of from एक ही मतलब दो communities को एक दूसरे से झगड़ाते हैं। अगर हिंदू और मुसलमान नहीं झगड़ रहे तो हिंदुओं में भी दो कम्युनिटीज को एक दूसरे से झगड़ाएंगे, मुसलमानों में भी दो अलग, डिवाइड एंड रूल हैज बीन देयर पॉलिसी। मणिपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, दैट द two groups, the two warring factions that are there, they've been allowed to maintain that it has been kept a live issue for very long, a brewing issue for very long, right? So ab getting people to surrender their arms and working with the government and all of that is obviously going to help maintain peace in that place, apart from the policies of NRC and CAA that should come, and UCC. जी,
प्रियम, ऐसे कुछ कोई मिथ्स है दैट यू वांट टू डीबंक अबाउट द वर्कमैनशिप ऑफ बीजेपी और कांग्रेस? So so I say this really like often, and I couldn't say it more often, that कांग्रेस और उनके जो राहुल जी है जी। उनकी यात्रा पे वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं. It is so far from the truth, राव्या. Historically उन्होंने सिर्फ झगड़े कराए कम्युनिटीज में. जी. सिर्फ even today आप उनको पूछिए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि कास्ट सेंसस कराओ, लोगों को और फर्दर डिवाइड करो, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. जी. सिर्फ तोड़ने की ही बातें करते हैं वो, जोड़ने की नहीं करते. जबकि जो गवर्नमेंट है आज, अगर वो महिला मतलब हाउसेस बिल्ड करती है फॉर एग्जांपल, या उज्ज्वला स्कीम देती है या व्हाटएवर, सी a housing scheme now they're saying, ये जो पीएम आवास योजना में जो घर बनते हैं वो they give it on the names of the women in the family. ना उधर देखते नहीं है कि ये मुसलमान को घर मिल रहा है या पारसी को मिल रहा है या हिंदू को मिल रहा है. That penetration of the scheme is across communities. तो ये जो नैरेटिव बनाते हैं ऑपोजिशन दैट बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एंटी माइनॉरिटी एंड एंटी मुस्लिम, it couldn't be farther from the truth, क्योंकि सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी wins again and again with a larger vote share because of the penetration of his schemes. Oh, right. और increased penetration of the schemes means कि वो minorities तक भी तो पहुंच रही है जितनी वो हिंदूज को पहुंच रही है. Not just to limited or correct people, right? Correct. So this narrative that the opposition is successfully building is so problematic. जी. And the media doesn't correct them either. पर प्रियम, ईडी केवल ऑपोजिशन के लीडर्स को ही टारगेट क्यों करता है? इज इट अ प्रोसेस और प्रोपेगेंडा? So I think one of the first policies that the Modi government passed, one of the first resolutions in 2014 was to attack black money. एक तो ये है. Correct. दूसरी चीज ये है कि अगर उनके ध्यान में आ रहा है कि XYZ इंडिविजुअल के पास stacks and stacks of black money है, तो वो क्यों ना इंक्वायर करे. That's number one. Correct. Number two, ऐसे कितने किस्से सुने हैं कि IT रेड हुआ या ईडी गई और ब्लैक मनी नहीं मिला. नहीं मिलता ही है क्योंकि इन्होंने जमा ही करके रखा है ऐसे, तो अगर इनोसेंट है, मैं तो केजरीवाल जी के बारे में भी आई एम टेलिंग यू ना दैट 8 समन पहुंच गए उनको. अगर वो इतने कट्टर ईमानदार है जिसके बेसिस पे वो राजनीति में आए कि कभी मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी ही कोई पोस्ट नहीं लूंगा, अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट करप्शन, इस पे वो राजनीति पे में आए, तो इतने कट्टर ईमानदार है तो वो प्रूव क्यों नहीं करते अपने आप को? ही शुड गो टू द ईडी, प्रूव हिज ईमानदारी, गिव वन टाइट स्लैप ऑन द बीजेपी's फेस. व्हाई इज ही नॉट डूइंग दैट? इन्होंने खुद ने शीश महल बनाया है. ऑफ कोर्स. सो दैट्स द थिंग, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग हिज कट्टर ईमानदारी, बार बार या तो उनके आलीशान महल के बारे में बात होती है महीनों तक, या फिर उनके पार्टी की कोई एमपी जिसने बॉलीवुड शादी की है और बड़ी उनकी लाइफस्टाइल एटसेट्रा के बारे में होती है चर्चा. मतलब सो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट कट्टर ईमानदारी कॉमन मैन स्टैंड, राइट? फिर भी मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत पॉपुलर ये था इंदिरा जी के सरकार के वक्त कि संजय गांधी यूज्ड टू रन अ नेटवर्क ऑफ गून्स, गुंडों का नेटवर्क, जो कहाँ पे भी संजय गांधी जाते थे देश में, वहाँ वो गुंडे आ जाते थे उनके आसपास. अब ये नेटवर्क फाइनेंस करने के लिए वो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते थे और यही धमकी देते थे बिजनेसमैन को कि हमें फंड करो, हमें ब्रीफ केस दो पैसों का, वरना आपके पीछे IT रेड करेंगे, ईडी लगाएंगे. that was very popular in that era. तो उन्होंने ये सब
टारगेटिंग शुरू किया है सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज करने के लिए। लेकिन आज भी मैं मानती हूँ अगर मोदी गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग ईडी एंड यू नो दीज आईटी रेड्स एंड ऑल दैट ऑन दिस, तो उनको रोकना चाहिए और आपको अपनी ईमानदारी प्रूव करनी चाहिए। करेक्ट। एक जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है तो रूलिंग पार्टी अवेयर होती है कि उनको क्या बोलना है, क्या डिमांड करना है, क्या मांग रख सकते हैं, गलत बात पर विरोध कर सकते हैं। करेक्ट। तो उन्हें ये सब पता है। तो राइट नाउ प्रेजेंट में बीजेपी के अपोजिशन में आपको क्या लगता है कि कौन पावरफुल है एक्सक्लूडिंग कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस को छोड़ दे तो? कोशिश तो की ना सबको साथ में आने की। सब लोग ने कितने फोटो ऑप्स करवाए, अली बाबा एंड 40 चोर। तो यू नो दे ट्राइड टू यू नो क्रिएट जॉइंट ऑपोजिशन। अगर वो सक्सेसफुल कर पाते तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स बन पाते थे अगेंस्ट द बीजेपी एंड एनडीए अलायंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिससे वो सारे जुड़े हैं वो यही है कि चोरी का पैसा कैसे बचाए और परिवारवाद कैसे आगे बढ़ाए जी। यू नो अब अगर यही इंटरेस्ट है आपके प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप किसी चीज पे अग्री नहीं कर पाओगे एक दूसरे के साथ, और यही हो रहा है। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सबको ऐसे लीडर के सामने झुकना पड़ रहा है who is a national joke. Yeah. Actually, a lot of memes every day. कभी सूटकेस लेके चल रहे हैं। Have you seen the photo ops that he's been doing? कभी ट्रैक्टर पे, कभी you know कार मैकेनिक बन जाते हैं। That movie, have you seen? Oh God, that Raja Babu movie. You know that Govinda has pictures as different people in his house. I think Rahul Gandhi should also put his pictures like that. You know, in his house like that. He has all of them. Yes, अलग-अलग इसमें पुलिसमैन, कुली। उनके पास है ऐसे फोटोज। Already सब फोटोशूट करवा चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो खालिस्तान और फार्मर्स प्रोटेस्ट जब जैसी चीज़ें होती है तो क्या इलेक्शन कैंपेन के एजेंडाज बदलते हैं इसकी वजह से, ये बदलेगी? जब ये प्रोटेस्ट चुनाव के इतने नज़दीक होती है और सस्टेन करती है चुनाव के बहुत ही नज़दीक के दिनों में, डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है जी। और उसका मकसद ही होता है कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करें। इसीलिए हाँ, दैट इज द गोल ऑफ दोस प्रोटेस्ट कि चुनाव इन्फ्लुएंस हो जाए। आई फील कि इस बार देखिए, लेट्स टॉक अबाउट वन फैक्ट कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरा टर्म जीतेंगे कुछ महीनों में, द ओनली अदर प्राइम मिनिस्टर टू विन अ थर्ड टर्म इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट देयर इज अ शार्प डिफरेंस बिटवीन द टू। पंडित जी ने जब तीसरा टर्म जीता तब उनका वोट शेयर कम ऐसे होते गया, ओके, और तब कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी नहीं था। मोदी जी जब तीसरा टर्म जीतेंगे तब उनका वोट शेयर ऐसे बढ़ते जा रहा है। इट इज एन अपवर्ड ग्राफ, नॉट अ डाउनवर्ड ग्राफ लाइक पंडित नेहरू। दैट इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू लीडर्स, एंड विच इज व्हाई these politically motivated ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है, it's like the last try of the opposition कि कुछ तो मतलब कम कर पाए इनका वोट शेयर, बीजेपी का वोट शेयर। मतलब आएंगे तो मोदी जी, उनको भी पता है, लेकिन कहीं पे भी वो कम कर पाए, क्योंकि अगर ये 400 पार हो गया जी तो फिर ये सारे कानून हर जगह, उनका जो आइडियोलॉजी है, जो पेरेंट बॉडी है संघ, उनकी जो विचारधारा ऐसे पॉलिसीज बनती है वो सारी लागू हो जाएगी। जब हम कांग्रेस की भी बात करते हैं और माइनॉरिटीज़ की खासकर बात करते हैं, क्या माइनॉरिटीज़ कांग्रेस के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी आजकल राहुल गांधी करते हैं, आप इस राजनीति को किस तरह देखती है? देखिए, माइनॉरिटीज़ को ना आप वी हैव टू लुक एट देम एज अ ग्रुप ऑफ इंडियंस, राइट? वो भी आपके और मेरे जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, अच्छे पैसे कमाएं, उनके घर खर्च में थोड़ा सिलेंडर मिल जाए तो हेल्प हो जाए। यू नो, दे ऑल्सो वॉन्ट टू एंड एस्पायर टू लिव दैट लाइफ। और वो
सिर्फ तब होता है जब गवर्नमेंट की स्कीम पेनिट्रेट होती है, जो मोदी गवर्नमेंट का पेनिट्रेशन रेट बहुत हाई है। बहुत हाई है। ये जो ऑपोजिशन जो माइनॉरिटी को अपीज कर रहे हैं, वो सिर्फ एक रैडिकल ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी है कि आपके लिए हम कुछ स्पेशल जी पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, आपके जो इंटरेस्ट है, जो रेडिकल इंटरेस्ट है, देश के विरुद्ध वाले इंटरेस्ट, उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो they are distancing the minorities from mainstreaming them. जी They are distancing them from becoming contributing Indians. जी जी So they shouldn't do that because that is creating discord in the country. वेल सेड। बट जैसे साउथ में हम जब देखते हैं कि कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, लेकिन राजस्थान में वो बात नहीं है। राजस्थान में दे लॉस्ट इट। तो कहाँ आप ये लूप होल देखती है, किस वजह से ये हुआ है? क्या लूप होल रहा होगा या इनका वर्किंग इकोसिस्टम में ही कोई तो प्रॉब्लम है? साउथ में भी मुझे लगता है कि दे आर लूजिंग ग्राउंड वेरी स्विफ्टली, स्टार्टिंग फ्रॉम तमिलनाडु। इस वक्त आप तमिलनाडु में देखोगे वोट शेयर इनका डबल डिजिट्स में हो जाएगा बीजेपी का, थैंक्स टू तिरुवन्नामलाई जी। एंड कर्नाटका ऑल्सो यू विल सी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू कांग्रेस, क्योंकि कर्नाटका सौ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उन्होंने इलेक्ट की असेंबली इलेक्शन में, ना तो कोई गारंटी चली, उनकी जो 5 गारंटी थी कांग्रेस की, एक भी गारंटी नहीं चल पाई है। सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, दे आर नॉट एबल टू मैनेज द बजट ऑफ द स्टेट। सिर्फ एक ही गारंटी है कि आप हमें चुनोगे तो आपको टेररिज्म मिलेगा, जैसे कि कल का कैफे का ब्लास्ट। व्हाट इज द मैसेज दे आर ट्राइंग टू गिव? दे आर नॉट एबल। कांग्रेस में जो बड़े और केपेबल लीडर्स थे एक वक्त, वो बच्चे ही नहीं है आज कि वो अच्छे तरीके से गवर्न कर पाए या कोई डिसीजन ले या पाए। कोई या तो फिर लोगों के लिए ऐसा कोई विजन या ऐसा कोई स्कीम, ऐसे कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाए। ऐसे विजनरी लीडर्स कांग्रेस पार्टी में आज बच्चे ही नहीं है जी। इसीलिए तो लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना कि हम क्यों वोट करें। अगर मोदी जी नहीं, ओके, अगर हम आपको चांस दे तो आप देश के लिए करोगे क्या? व्हाट इज द ऑल्टरनेट प्लान? दैट ओनली द पार्टी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। What is happening in West Bengal? West Bengal की politics के बारे में बताइए. Why is dooming? Why is... So it's so sad because Mamata Banerjee is the only female chief minister of India. जी. तो ये एक नेचुरल इनहेरेंट पार्ट होना चाहिए कि आप महिलाओं की रक्षा करें जी. महिला होके। इसी में ये फेल हो रही है। ये जो फंडामेंटल उनका एक अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसी में फेल हो रही है। संदेश खाली में जो हुआ कि ममता बनर्जी के पार्टी लीडर्स, आज तो सिर्फ संदेश खाली से ये बाहर आया है, दूसरे कहाँ कहाँ होता होगा ये स्टेट में, सोच के भी डर लगता है कि लोग नेबरहुड में जा रहे हैं, टीएमसी के लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स, घर घर में किसकी बीवी सुंदर है उठा लो, sad, just to, and people are giving in, why? So that they are not killed. Look at the state of democracy over there. Opposition जो पार्टी वर्कर्स है कितने मारे जाते हैं, कितने। आप आवाज उठाओ आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आवाज उठाओ आपको कोई चाकू मार के चला जाएगा। where is the democracy in that? Where is the democracy in that? Tell me. This is autocracy. You want to see an example of autocracy? This is this. Yeah. So it is so sad that women in a female chief minister state have to go through this type of treatment. Yeah, ये तो एक प्रकार की क्या कह सकते हैं, ट्रॉमा। और उसमें तो कम्युनल एंगल भी है ना, कि जो लीडर जा रहे हैं घर घर, वो मुस्लिम लीडर ममता बनर्जी के पार्टी के हिंदुओं के घर पे जा जा के देख रहे हैं कि किसकी बीवी सुंदर है। ये तो मुगलों के वक्त होता था राव्या, तो उस टाइप का आप गवर्नमेंट चला रहे हैं मुगलों जैसा।
यही है तुष्टीकरण की राजनीति, यही होगा अगर आप डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करोगे और ऐसे जो रेडिकल एलिमेंट्स है उन्हें प्रोत्साहन करोगे वोटों के लिए, तो ऐसे ही होगा. What will happen now? Nothing. You have to protect your borders and you have to stop inflow of people. Finished. That is the end of the story at any cost. जी. What do you think about the India alliance? Considering how quickly it's, you know, disassociated now. Yeah, so I feel that you know, the alliance is not. बहुत जल्दी नहीं हो गया ये? उनके फोटो ऑप्स खत्म हो गए. आई रिमेम्बर उनकी जब मुंबई में मीटिंग हुई थी, आई थिंक दूसरी मीटिंग थी उनकी, तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के कुछ स्पोक्स पर्सन्स वगैरह टीवी पर बोल रहे थे कि दिस इज द सेवियर ऑफ आवर कंट्री, आवर अलायंस इज द सेवियर ऑफ आवर कंट्री. अब ऐसे ऐसे लोग ऐसा बोलते हैं जो खुद की पार्टी को सेव नहीं कर पा रहे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि अलायंस के जो पार्टनर्स बचे हैं आज, सपा है या उद्धव ठाकरे की पार्टी है या शरद पवार साहब की पार्टी है, जो बचे हैं वो अलायंस में अभी भी, उनको भी पता है कि दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस देन द कांग्रेस, और वो कांग्रेस की डिमांड्स को नहीं मान रहे हैं और अपनी सीटें डिमांड कर रहे हैं, हायर नंबर ऑफ सीट्स in their states and the Congress is giving in. तो वो जो मानना जाता था कि कांग्रेस एक जोड़ है ऑपोजिशन का, वो बहुत जल्दी क्रम्बल हो गया है. इनफैक्ट हम ये चुनाव में देखेंगे कि शायद ऐसा होगा कि कांग्रेस ऑपोजिशन लीडर का भी पोस्ट ना रिटेन कर पाए. ऐसा हो सकता है. इट इज़ अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी. इट इज़ दैट वीक. आपने ना प्रेम अभी वेस्ट बंगाल के बारे में बात की थी, यू नो, एक तरीके का वायलेंस ही हो गया है ये. वायलेंस ही है ना. तो ये पॉलिटिकल वायलेंस हम देखते हैं कि ये बढ़ता जा रहा है. ये ब्रूटलिटी जिसे हम कह सकते हैं ना, इट हैज पीक्ड. इवन बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स का मर्डर भी हो रहा है. व्हाई हैव दीज केसेस इंक्रीज्ड रैपिडली? Because Mamata Banerjee is running the state like a Mughal emperor. She is allowing minority elements, क्योंकि वो उनकी पार्टी का लार्ज वोट चंक है, वोटर बेस है, तो वो उनकी विशेस, उनकी एक्टिविटीज एक्सेट्रा अनहिंडर्ड अलाउ करती है. इवेंचुअली पॉलिटिशियंस, ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए पावर में रहना कोई भी, यू नो, अंडर एनी सर्कमस्टांस they want it, and to do that they are allowing. Mamata Banerjee knows कि अगर वो majority population को के interest वगैरह के बारे में बात करेगी, तो ये जो बड़ा चंक है 20-25% का चंक, it's a huge number vote share जी, वो बड़ा चंक मेंटेन करने के लिए वो majority population के interests, lives compromise करती है, उनकी दलाली कर लेती है और minorities को अपीस करती है. But पावर में रहना इतना ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो. यस, ये आदत है, क्योंकि पावर में रह के बहुत कमाते हैं, बहुत पैसे बहुत पैसे बनाते हैं. हमने वेस्ट बंगाल की बात की, दूसरे स्टेट्स में भी देखा गया है ऐसे. आप साउथ में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, DMK गवर्नमेंट, दीज आर पीपल हु आर ओपनली थ्रेटनिंग हिंदूज, openly threatening that Sanatan should be eradicated. You are like dengue, malaria. It should be eradicated. You know, these are people. See, the case of Tamil Nadu na is very curious. क्योंकि इन्होंने ऐसी ही राजनीति कर करके डिविजन की कि आप ब्राह्मण है, आप कुछ और है. You know, within the majority population, they have divided Hindus, and they have taken advantage of that. कन्वर्ट करके लोगों को, यू नो, माइनॉरिटीज़ को अपीस करके. मुझे ऐसे लगता है कि इस बार बीजेपी विल बी एबल टू रिक्लेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन तमिलनाडु, क्योंकि आप लोगों को देखेंगे ना तमिलनाडु के, बहुत ही गॉड फियरिंग है मेजॉरिटी पॉपुलेशन. मंदिर जाते हैं, कुलदेवी, कुलदेवता, यू नो, मंदिर जाते हैं, वो सारी रिचुअल्स करते हैं. लेकिन वो ये DM के जो नैरेटिव ये जो फैलाया है कि
मेजॉरिटी में भी जो वर्णा और जाति के नाम पे डिविजन्स का जो उन्होंने वो सिस्टम सेट किया है, आई थिंक दिस टाइम Annamalai ji has succeeded in breaking a lot of that narrative. बात करते हैं इंडिया और भारत की. ये एक डिबेटेबल मुद्दा है, करेक्ट? भारत वर्सेस इंडिया जिसे हम कहते हैं, और ये चल रहा है. तो इसको ये बताइए, इंडिया कब और कैसे बना? भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत. इंडिया तो जब ब्रिटिश गए, हमें आज़ादी मिली, वी कैन रियली से कि हम ट्रूली फ्री नहीं हुए. जी. जिस फैमिली ने हमें 2014 तक कंट्रोल किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, they also were stooges of the West. They were also stooges of our colonizers. हमारे माइंड्स अभी भी उस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से कॉलोनाइज्ड है काफ़ी हद तक. लेकिन अब हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के एफर्ट्स, उनके पार्टी के संघ के एफर्ट्स की वजह से अब धीरे धीरे हमारे लोगों को पता चल रहा है कि हम ये क्यों माने, हम वेस्ट से क्यों इन्फ्लुएंस हो, जब भारत का ही सिविलाइजेशन सबसे मॉडर्न, सबसे अमीर, सबसे नॉलेजेबल सिविलाइजेशन था, जिसे चोरी करने के लिए इतने इन्वेडर्स आए. तो अगर हमें उस स्थिति में पहुंचना है तो हमें हमारी सिविलाइजेशनल प्राइड जगानी पड़ेगी. हमें हमारे कल्चर, हमारे नॉलेज में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा और वहीं से हमें वापस सीख लेनी पड़ेगी और इम्बाइब करना पड़ेगा हमारे कल्चर. एंड आई थिंक दैट pride and that civilizational glory, I think the Prime Minister has really succeeded in bringing. Yes. बात करते हैं एक डॉक्यूमेंट्री BBC ने बनाई थी on PM Modi. So can you shed some light on the curious case of BBC documentary on PM Modi कि ऐसा क्या था या ऐसा क्या हुआ that it was removed just a day before its release? So I'll tell you something कि आज हम जस्ट एन एग्जाम्पल, वो तो ये BBC और UK में, यूरोप में बैठे हुए लोग करते ही रहते हैं. अभी भी हाल ही में कोई बुक पब्लिश की है UK में अबाउट द गुजरात डेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज CM. मेरा सवाल ये है कि गोधरा इंसिडेंट में उस ट्रेन में कितने हिंदू मरे, किसी का भी नाम पता है आपको? मुझे नहीं पता. मुझे भी नहीं. और हम तो मतलब कंटेंट देखते हैं तो देश को भी नहीं पता होगा जी. उस वक्त के जो मुसलमान है, कितनों का नाम फेमस है, कितनों का, राइट? उनके नाम पे कितना सिंपैथी वोट मांगते हैं, उनके नाम पे कितना प्राइम मिनिस्टर को अटैक करते हैं आज भी. क्यों? Are Hindu lives cheaper than Muslim lives? Shouldn't be. No. Should be of equal value. Yeah. And in a Hindu country, actually because we are a Sanatani country, we say they should be of equal value. Yeah. If we were of another religion, some Middle Eastern country, then the majority lives are of more value, Correct. know. So why like that? So ये उनका ऐसे चलते रहते हैं narrative building because they are not able to find and attack the prime minister on performance. They are not able to attack the prime minister on corruption. UPA का दौर याद कीजिए, हर दिन न्यूज़पेपर में तहलका, ये वो फ्रंट पेज न्यूज़, so many lakh crores gone, so many lakh crores stolen, so many lakh crores outside the country, this terrorist was helped to flee the country by X person. रोज ये न्यूज, रोज एवरी डे, या तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट या तो फिर टेररिज्म, तो these people are not, the ecosystem is not able to attack the prime minister on corruption. Not only the prime minister, his entire party. Yeah. They are not able to attack them on corruption. They are not able to attack them on performance. They are not able to attack them on numbers, जो इकोनॉमी हमारी ग्रोथ, मतलब ये सब पे अटैक नहीं कर पाए तो फिर किस पे अटैक करेंगे? They have to manufacture something. तो हिस्ट्री में जा के कुछ हाँ खुद की फिर कहानियां बना के then they
make such narratives, and the global media helps. Yeah. One last question before we end the conversation. You know, हमने काफ़ी सारी बात की about Congress, about BJP. कांग्रेस कौन से ऐसे मिसस्टेप्स ले रहा है या उठा रहा है जिसकी वजह से उन्हीं की प्रोग्रेस में बाधा होती जा रही है? देखिए, मुझे ना एक बहुत सीनियर लीडर है जिन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिटिकल पार्टी का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लीडर कैसा भी हो, ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उस ओके लीडर को भी चुनवा सके। जी। प्रॉब्लम ये है कांग्रेस की कि उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह समाप्त कर दिया है, और जो लीडर्स में कैपेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की, सस्टेन करने की, उन लीडर्स को बिल्कुल साइडलाइन करके, उन लीडर्स तो अब को निकाल ही दिया है पार्टी से, परेशान कर करके फिर वो लीडर्स अब निकल ही गए पार्टी में से। सो माय ओपिनियन इज दैट ये परिवारवाद जो साइकोलॉजी है, दैट कांग्रेस इज रनिंग सो टाइटली विद इन द पार्टी ऑल्सो, कि सबको वो फैमिली के आसपास और उनकी हर बात माननी है, एंड ऑब्वियसली द फैमिली इज नॉट प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड लीडर्स है उनको नहीं मानना है, उनको पता है इट विल नॉट वर्क, यू नो, so they are moving away to other opportunities because they want to serve the people of the country. They are strong ground leaders. So, so this is why I feel that there is no resurrection for the Congress at this point. As long, the only resurrection for the Congress party is if the Gandhi family exits the country. Yes. It's a strong bold statement. कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इनके जो leaders हैं, इनमें वो nationalism या वो कहते हैं ना कि देश के लिए प्रेम ही नहीं है, वो कल्चर के लिए ही प्रेम नहीं है, इसीलिए you see all of this. वंश किसके है? उनके वंश है जो बोल who has said that he is the last Englishman to rule India. जी. They are coming from that lineage. Yeah. So how can you expect them to be proud of our Bharatiya civilization? Yes. Right? Yes. They will always look down upon it. Major missing hai. Yeah. They'll always look down upon it. Correct. So Priyam, thank you again. You have been more than generous with us. Thank you. When we talk about time. और वो कहावत है ना कि पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा. तो it's the same कि पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा. Knowledge का भंडार हो when it comes to political और geopolitical conversation जिसकी बात हम करते हैं. So thank you again for joining us. Thank you Ravya for having me. Very grateful. Wonderful. Very to have a conversation. Thank you. Again, to the audience, I would like to say I hope you love this entire conversation, and as I say, आपका समय हमें दीजिए and we will give you value. Thank you. Until next time. Thank you.